सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ये है भारत भारती की किताब में केमिस्ट्री की चौथी वीडियो, जहां पे हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में, चौथे चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, इसके रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, वो सारी चीज़ें आप हल्की फुल्की आप जानते होंगे। तो मैं आपको बस ऐसे बता देता हूँ कि हेनरी बेकुलर ने सबसे पहले यह चीज़ पाया था कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देते हैं। तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि वो क्या उनसे कुछ गैसें कुछ किरणें निकलती रहती हैं, तो उन्हीं को रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। और इस क्रिया को रेडियो एक्टिविटी, इस घटना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो यूरेनियम और रेडियम और पोलोनियम और प्लूटोनियम, ऐसा कुछ तत्व होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं जो ऐसा गुण रखते हैं। तो जो किरणें निकलती हैं उनमें होती हैं अल्फा, बीटा और गामा। ये किरणें क्या करती हैं, फोटोग्राफी प्लेट को अपन प्रभावित करती ही हैं। और तो कुछ कुछ होती हैं। तो सबसे पहले बात तो जान लेते हैं कि जो अल्फा किरणें होते हैं वो होती हैं ऋणावेशित, बीटा किरणें जो होती हैं धनावेशित, और गामा जो होती है उदासीन होती है। और इनके जो डिटेल्स हैं आप इस पूरे चैप्टर में पढ़ सकते हैं, सारांश के रूप में दिए गए हैं। चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। अल्फा कण, बीटा कण, अल्फा कण, बीटा गामा के उत्सर्जन से क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी अर्धकाल क्या होती है वो दिया गया है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन क्या होता है, और बंधन ऊर्जा क्या होती है। तो इन सारी चीज़ों को अब बात को आगे बढ़ाते हैं, अभ्यास माला में हम पहुँच जाते हैं। बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ में और इन्हीं को हल करते हुए जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है, कहा गया रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो हेनरी बेकुलर ने की थी रेडियो एक्टिविटी की खोज। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हेनरी बेकुलर ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी मुख्यतः पाया जाता है, किस में पाया जाता है, भारी नाभिक, हल्के नाभिक, स्थायी नाभिक और मध्य भार वाले में। तो भारी नाभिकों में रेडियो एक्टिविटी का गुण पाया जाता है, जिनका परमाणु क्रमांक अधिक होता है। मुख्यतः उन्हीं में ही रेडियो एक्टिविटी का गुण पाया जाता है। तीसरा प्रश्न हमको दिखाई दे रहा है कि परमाणु की खोज में खोज का मुख्य तत्व क्या है, कि यानी कि परमाणु की खोज के समय जो प्रयोग में आने वाला जो मुख्य तत्व है वो कौन सा है। तो वो है आपका यूरेनियम। यू से जो लिखा है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है, यूरेनियम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहे हैं, सबसे अधिक भेदनशील, सबसे अधिक छेदने वाली यानी कि पार करके चले जाने वाली किरण कौन सी है। तो इसका सही जवाब है गामा किरण। गामा किरणें जो होती है वो सबसे अधिक भेदनशील होती हैं, यही सबसे सही जवाब, सबसे ज़्यादा भेदनशील यही है, और सबसे कम होती हैं अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि मैडम क्यूरी ने किसे खोजा था। तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। ठीक है, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। RA जो दिया गया है ये रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। तो छठे प्रश्न में हम पहुंच गए। तो नाभिकीय विखंडन कहा गया है कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नाभिकीय विखंडन तो क्या होता है, द्रव्यमान क्षति होती है कि वृद्धि होती है। तो द्रव्यमान टूटता है, टूट करके दो भागों में बढ़ता है, तो द्रव्यमान क्षति ही नाभिकीय विखंडन के ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो सातवां प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे यूरेनियम 238 उसका परमाणु भार है, परमाणु क्रमांक 92 है, से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर क्या है, नए तत्व का जो परमाणु क्रमांक है और भार है वो क्या हो जाएगा। अल्फा कण, जब भी अल्फा कण निकलता है तो उसके द्रव्यमान संख्या में परमाणु भार में 4 की कमी होती है और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है। तो 2 की कमी वाला 92 में 2 घटाएंगे 90 किस में दिखाई दे रहा है, केवल पहले वाले में दिखाई दे रहा है। और 4 की कमी 238 में 4 घटाएंगे 234 की वाली पहले वाले विकल्प में दिखाई दे रहा है। तो पहला वाला विकल्प हमारा सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो कहा गया है कि थोरियम, यहाँ पे 234 90 दिया गया है, से एक बीटा कण निकलने पर नए तत्व के परमाणु क्रमांक और भार में क्या हो जाता है। तो जब बीटा कण निकलता है तो उसके
परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, 90 से वो 91 बन जाएगा, और परमाणु भार में कोई अंतर नहीं पड़ता है तो वो 234 ही रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा सही जवाब है आपका? दूसरा वाला विकल्प सही है, 91 234। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। कहा गया है कि एक मिनट, जस्ट होल्ड, ठीक है। परमाणु नाभिक में से किसके निकलने पर परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है, यानी दोनों में ही परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसा होता है गामा किरणों के निकलने से, अल्फा के निकलने से आपने देख ही लिया, बीटा के निकलने से भी आपने देख लिया, गामा के निकलने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये है सही जवाब। 10वां प्रश्न पे आ जाते हैं। कहा गया है कि रेडियम के अर्धायुकाल 1600 वर्ष है। 1600 वर्ष में वो अपने द्रव्यमान का आधा रह जाता है, यानी 1 ग्राम रखेंगे तो 1600 वर्ष बाद वो 1/2 ग्राम ही बच जाएगा। वो इतना अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करता रहता है। तो कितने वर्षों पश्चात 1 ग्राम रेडियम कम होकर 0.125 ग्राम रह जाएगा, ये हमको बताना है। तो आपके पास 1 ग्राम है, 1 साल बाद आधा ग्राम रह जाएगा, फिर अगले साल 1/4 ग्राम रह जाएगा। आधा का मतलब 0.5 होता है, 1/4 का मतलब होता है 0.25, और जब एक और अर्धा आयुकाल बीतेगा तो 1/8 रह जाएगा, जिसका मतलब होता है 0.125। यहाँ पे कितने अर्धायुकाल बीते हैं? 1 समय, 2 और 3, 3 अर्धायुकाल बीती हुए हैं, ठीक है, 3 अर्धायुकाल बीते हैं। तो एक अर्धायुकाल 1600 वर्ष का है, तो 3 कितना होगा? तो 1600 में 3 से गुणा कर देंगे, 16 दूनी 32, 16 तियां 48, 48 करके ये कौन सा विकल्प सही हो रहा है? तीसरा वाला विकल्प सही हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। हालांकि इसको हल करने के और भी तरीके हैं, परंतु हम यहाँ पे इस तरीके से काम चला ले रहे हैं। तो ये आपका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि रेडियो एक्टिव नाभिक का अर्धायुकाल 44 वर्ष है। इस नाभिक का 1 ग्राम कितने दिनों में कम हो करके 62.5 मिलीग्राम रह जाएगा? 62.5 मिलीग्राम रह जाने का मतलब है कि 1 ग्राम से वो कम करके 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है, ठीक है। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम कम होकर के इतना कब हो जाएगा? तो 1000 ग्राम है, अगले साल मतलब 1 अर्धायुकाल बाद 500 ग्राम हो जाएगा, फिर 250 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, और अगली बार जब कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? 62.5 रह जाएगा। तो 1, 2, 3 और 4 अर्धायुकाल यहाँ पे बीते हैं, 4 अर्धायुकाल यहाँ पे बीते हैं। तो हमारे पास दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसी 44 दिन में 4 से गुणा, तो 4 चौक 16, 4 से लगे 4 चौक 16, 17, कितना मिल गया? 176। कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है हमको? चौथा विकल्प हमको सही दिखाई दे रहा है। चौथा विकल्प हमको सही दिखाई दे रहा है। बहुत ही आसानी से आपने इस प्रश्न को हल कर लिया। अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो कहा गया है कि द्रव्यमान क्षति को नाभिकीय ऊर्जा में बदलने के लिए समीकरण कौन सा प्रयुक्त होता है? तो आइंस्टीन ने जो दिया था E = mc²। आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। ये फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा बार प्रयोग में आता है। तो E = mc² आपका दूसरा विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो कहा गया है कि नाभिकीय संलयन की क्रिया से अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होने का कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन में द्रव्यमान जुड़ जाता है, और नया मतलब द्रव्यमान जुड़ करके 2 परमाणु जुड़ करके एक नया द्रव्यमान बनाते हैं, नया परमाणु बनाते हैं। तो यहाँ पे द्रव्यमान में वृद्धि, ये सही जवाब होगा। हालांकि द्रव्यमान क्षति कहा गया है, बट मैं उसको नहीं मानता। यहाँ पे नाभिकीय संलयन है तो द्रव्यमान वृद्धि होना चाहिए, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गामा किरणें क्या हैं? गामा किरणें क्या हैं? उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे, और निम्न ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा युक्त पॉजिट्रॉन। तो सही जवाब है इसका विद्युत चुंबकीय तरंगे, क्योंकि गामा किरणें आप देखते हैं कि वो सीधी निकल जाती है, ना वो धन की ओर मुड़ती है ना ऋण की ओर मुड़ती है, सीधा आगे की ओर चली जाती है, उदासीन होती हैं। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही गुण होता है, प्रकाश की तरह सीधी एक रेखा में चलते हुए चले जाना,
तो प्रकाश भी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ही चलता है। रेडियो तरंगे भी इसे कहा जा सकता है। तो वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में कौन सा चलता है? गामा किरण। तो यहाँ पे दूसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। 15 वाला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि अल्फा कण और प्रोटॉन के भारों का अनुपात क्या कीजिए। तो एक अल्फा कण जो होता है वो हीलियम के बराबर होता है। एक अल्फा कण आपको पता होना चाहिए कि एक हीलियम के बराबर होता है और हीलियम का परमाणु भार कितना हो जाएगा? 4। और एक जो प्रोटॉन होता है वो P1 के बराबर होता है, उसका परमाणु भार क्या हो जाएगा? प्रोटॉन का तो परमाणु भार या फिर भार ले लेंगे तो वो 1 के ही बराबर रहेगा। तो हीलियम यहाँ पे तो इसका भार है 4, प्रोटॉन का भार है 1। तो अल्फा कण और प्रोटॉन के भार का अनुपात 4:1। कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है? दूसरा वाला विकल्प दिखाई दे रहा है। आपको याद रखना होगा कि अल्फा कण हीलियम के बराबर होता है और प्रोटॉन तो P1 है, ठीक है, 0 P1 है, तो इसके बराबर होता है। तो इस प्रकार से आपका भार कितना हो गया? भार का अनुपात 4:1 हो गया। आपने ये सही जवाब चुना है। अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न में कहा गया है कि किस पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सामान्य सी बात है भैया, गामा जो किरणें होती हैं उसमें ना चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, ना ही विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव पड़ता है। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब है। कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है। और अगले प्रश्न में हम चलेंगे। तो कह रहे हैं आयननकारी क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है। तो आयननकारी क्षमता सबसे ज़्यादा होती है अल्फा किरणों में। अल्फा किरणों में आयननकारी क्षमता सबसे अधिक क्यों होती है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नहीं आगे जाती हैं और यहीं रुकी रह जाती हैं, ज़्यादा दूर जाती नहीं हैं। तो आयननकारी, देखिए आयननकारी जो क्षमता है सबसे ज़्यादा अल्फा किरणों में होती है, सबसे कम गामा किरणों में होती है। और भेदन क्षमता की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा गामा में होती है, सबसे कम अल्फा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कहा जा रहा है कि नाभिकीय विखंडन होता है। निम्न में से किसमें नाभिकीय विखंडन की घटना होती है? तो इसका सही जवाब है यूरेनियम में। यूरेनियम में नाभिकीय विखंडन की घटना बाकायदे होती है। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय संलयन, निम्नलिखित में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया को चुनिए। अभिक्रिया को चुनिए। देखिए पहला जो विकल्प है उसमें संलयन हो रहा है पर वो नाभिकीय संलयन बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा वाले विकल्प में यहाँ पे जो हाइड्रोजन जोड़ करके हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम बना रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ नया तत्व बनना चाहिए बट यहाँ पे हाइड्रोजन ही रह रहा है, तो यहाँ पे भी ये नाभिकीय संलयन नहीं है। तीसरे विकल्प में भी H2O बन रहा है, यहाँ पे भी नाभिकीय संलयन नहीं है। चौथा वाला विकल्प आपका सही हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रहे हैं, एक भारी तत्व बना रहे हैं, भारी नाभिक बना रहे हैं, तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन की घटना हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कहा जा रहा है कि 20 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से बीटा कण कौन सा है? बीटा कण कौन है? तो आपका ये जो सही जवाब है बीटा कण कौन है? यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जो बीटा कण होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। और इसको और अच्छे से समझना है तो आप यूँ भी समझ सकते हैं कि बीटा कण के निकलने से, उत्सर्जन से क्या होता है, उसके परमाणु भार में वृद्धि हो जाती है। किसी के भी परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो जाती है। अगर बढ़ाना है तो यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा, ठीक है। ये निकलेगा तब उसमें बढ़ेगा, ये जिसमें से निकलेगा उसका परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, जिस वजह से तो ये वाला बीटा कण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अल्फा कण कौन सा है? अल्फा कण के बारे में भी बताया कि हीलियम के बराबर होता है। हीलियम के बराबर होता है He यहाँ पे 4 नीचे 2, हीलियम के बराबर होता है। तो कौन सा सही जवाब है? तीसरा वाला विकल्प, यहाँ पे हीलियम के बराबर होता है। 21 नंबर का तीसरा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ पे आते हैं। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि अल्फा कणों के निकलने का क्या परिणाम होता है? तो आपको पहले भी बताया गया कि अल्फा कणों के निकलने से द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है। 4 की कमी आती है। परमाणु संख्या में 2 की वृद्धि नहीं होती है, उसमें भी 2 की कमी होती है। अपरिवर्तित रहने वाला दूसरा विकल्प गलत है। तीसरे विकल्प में देखते हैं तो द्रव्यमान संख्या में 4 की और परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है। तो तीसरा विकल्प अपना सही है। थोड़ा सा ध्यान देना होगा इन विकल्पों में।
अगले वाले पे बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि जब एक बीटा कण उत्सर्जित होता है तो वह एक ऐसे तत्व में परिवर्तित हो जाता है जिसका मतलब कि जिसमें से बीटा कण उत्सर्जित होता है तो उसका क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या समान रहती है। हाँ जी, द्रव्यमान संख्या तो समान रहती है पर परमाणु क्रमांक में एक वृद्धि हो जाती है। हाँ जी, पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या में एक की वृद्धि हो जाती है, द्रव्यमान संख्या वही बनी रहती है। अगले वाला क्वेश्चन है कि जब रेडियो एक्टिव तत्व ए में से 218 ये 84 है इस प्रकार से विघटित होता है कि उसमें से एक ही अल्फा कण निकलता है, फिर बीटा कण निकलता है, फिर बीटा कण निकलता है, तो ए और डी तत्व कैसे हैं, वो समभारिक है, समस्थानिक है, ये दोनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आइए चलिए गिनते हैं कि जब अल्फा कण निकलता है तो उसके द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है, तो 218 से 4 कम कर देंगे तो 214 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 214 हो जाएगा। और बीटा और इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है, 84 से हो जाएगा 82। 84 क्या हो जाएगा, 82। फिर जब बीटा कण निकलेगा तो इसके परमाणु भार में यानी कि द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा और बीटा कण 2 बार निकल रहे हैं, तो ये 214 तो बदलने वाला नहीं है। बट हाँ, ये होगा कि बीटा कण निकलने से उसके परमाणु संख्या में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी 1 अंक की, तो यहाँ पे पहले 83 बनेगा और फिर ये 84 बन जाएगा। तो 84 यहाँ पे बराबर दिखाई दे रहा है ए और डी में, तो यहाँ पे इनका परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार भिन्न भिन्न है। जिनका परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है उन्हें समस्थानिक कहते हैं। कौन सा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प हमारा सही है। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि कोई तत्व ए है, परमाणु भार 220, परमाणु क्रमांक 88, परमाणु क्रमांक 88 का विघटन से 84 यहाँ पे बी में बदल गया है और परमाणु भार 204 हो गया है और 84 उसका परमाणु क्रमांक हो गया है। तो कितने अल्फा कण उत्सर्जित हुए हैं ऐसा और कितने बीटा कण उत्सर्जित हुए हमको बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे द्रव्यमान संख्या में कितना परिवर्तन हो रहा है वो देखेंगे, क्योंकि अल्फा कण के उत्सर्जन से सिर्फ अल्फा कण के ही उत्सर्जन से द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन होता है, बीटा कण के उत्सर्जन से द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अल्फा कण कितने निकले हैं उनकी गिनती हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 220 में 204 को घटाने पर हमको क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। और एक अल्फा कण निकलने से 4 की कमी होती है, तो इसको अगर हम 4 से भाग करते हैं तो 4 चौके 16 हमको क्या मिल जाएगा, 4। यानी हमको अल्फा कणों की जो कमी आ रही है, अल्फा कण जो निकल रहे हैं उनकी संख्या 4 है। कौन से विकल्प में दिखाई दे रहा है, तीसरा और दूसरा विकल्प दिखाई दे रहा है। यानी बीटा कणों की भी संख्या हमको निकालनी होगी। तो बीटा कण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले बात तो देख लेते हैं अल्फा कण 4 ठो निकले हैं तो 88 में कितना कमी होगा। तो 4 दूनिया 8 की कमी होगी, क्योंकि अल्फा कण के निकलने से परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है। तो यहाँ से 4 अगर अल्फा कण निकले हैं तो 4 दूनिया 8 की कमी होकर के ये 88 हो गया होगा। कितना हो गया, 88 से 80 हो गया, 80 हो गया होगा। परमाणु क्रमांक पहले तो 80 हो गया, फिर बीटा कण निकलना शुरू हुए। बीटा कण कितने निकले कि ये इसका द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक बढ़ता गया। तो यहाँ पे पहले 80 हुआ होगा, फिर ये 84 बढ़ने लगा। कितना तक पहुँच गया, 84। यानी कि 4 बीटा कण निकले होंगे तब जाके तो 84 पहुँचा होगा। यानी 4 अल्फा कण भी निकले हैं और 4 बीटा कण भी निकले हैं। कौन से विकल्प सही दिखाई दे रहा है हमको, दूसरा विकल्प हमको सही दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि न्यूक्लिय अभिक्रिया यानी कि नाभिकीय अभिक्रिया ये कुछ इस प्रकार से हो रही है, जहाँ पे x और x प्लस b हो रहा है। द्रव्यमान संख्या व a द्रव्यमान संख्या है व z परमाणु संख्या है। ऊपर वाला a द्रव्यमान संख्या है, z नीचे परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक है। तो यहाँ पे देखेंगे 4 की कमी आ रही है, z की जगह देखेंगे 2 की कमी आ रही है। तो बीटा की जगह क्या होगा, बीटा की जगह क्या होगा, नहीं b की जगह क्या होगा। तो आप जानते हैं कि ये तभी होता है जब एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है। क्या होता है, एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तभी द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी और द्रव्यमान परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है। तो बी की जगह पे क्या होगा, एक अल्फा कण होगा। कौन सा विकल्प सही दिखाई दे रहा है, चौथा विकल्प आपको सही दिखाई दे रहा है। अगले प्रश्न में हम चलेंगे। तो जो 27 नंबर प्रश्न है, हमसे कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन 1+1 नहीं मतलब 1H1 जो दिया गया है
उसके साथ में 0n1 जुड़ रहा है, यानी कि 0n1 एक न्यूट्रॉन जुड़ रहा है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ऐसे में क्या हो जाएगा, तो H तो यही रहेगा, मतलब 1 तो नीचे रहेगा ही, परमाणु 0 और 1 जोड़ने पर 1 रहेगा और ऊपर 1 और 1 जोड़कर 2 हो जाएगा। जुड़ने के बाद ये जो 1H2 बना है, ठीक है, नीचे 1 बना है, ऊपर H2 बन गया है, परमाणु भार 2 बन गया है। तो इसे क्या कहा जाएगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम। तो भैया ये जो सही जवाब होगा, देखिए हमारा H बना है, उसका परमाणु क्रमांक 1 रखा, परमाणु भार 2 हो गया है, तो ये होता है ड्यूटेरियम। क्या होता है, ड्यूटेरियम, ठीक है। ये हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक दिए गए हैं। अगर परमाणु भार 3 है तो ट्राइटियम बना है, परमाणु क्रमांक 1 है तो प्रोटियम बना है, और अगर 2 है तो ड्यूटेरियम बना। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो रहा है, तीसरा विकल्प ड्यूटेरियम आपका सही जवाब है। 28 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे कि क्या ये रहा बातें। कहा जा रहा है पोलोनियम PO 21584, ठीक है, 21584 आवर्त सारणी के छठे समूह में है। इसमें से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर रेडियो एक्टिव लेड यानी कि PB 21182 में रूपांतरित हो जाता है। प्राप्त तत्व किस समूह का तत्व होगा, तो PB। अब यहाँ पे समूह गिनने का मतलब कि ऊपर से नीचे वाला ये जो समूह होता है उस किस समूह में होगा। तो पहले बात कर लेते हैं छठे समूह में ये है जो है, और एक अल्फा कण के उत्सर्जन से उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आ जाएगी, 2 की कमी आ जाएगी। परमाणु क्रम अल्फा कण के उत्सर्जन से 2 की कमी आ जाएगी, जिससे 84 से सीधा 82 हो गया। अब ये छठे समूह में पहला वाला क्यों था, पोलोनियम छठे समूह में क्यों था, क्योंकि उसके बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, या फिर उसकी संयोजकता 6 रही होगी, जिसकी वजह बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, जिसकी वजह से वो छठे समूह में था। अब अगर बाहरी कोष मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो बाहरी कोष से ही 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जब वो लिड में बदला है तो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4। बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4। तो बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसी पर हम निर्धारित करते हैं कि उससे किस समूह में जाएगा। अगर बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो चौथे समूह में जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, दूसरा वाला विकल्प जहाँ पे लिखा गया है चतुर्थ समूह, ये वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आप निर्धारित कर सकते हैं कि ये किस समूह में जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की, जहाँ पे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 1s3 यहाँ पे हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है ट्राइटेनियम क्या कहा जाएगा, ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम जो भी कहा जाए, बहुत प्यारा नाम है इसका, ट्राइटियम, ठीक है, ट्राइटियम। और ट्राइटियम में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी है, इसकी बंधन ऊर्जा पूरी हमको ज्ञात करनी है। और प्रति न्यूक्लियन, जबकि प्रति न्यूक्लियन यानी एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा 3.9 मेगावाट है। तो इसको कैसे निर्धारित किया जाएगा, तो भैया पहले बात तो न्यूक्लियन जान लेते हैं। न्यूक्लियन किसे कहते हैं, जो भी न्यूक्लियन मतलब नाभिक में जितने भी कण होते हैं, जो भी कण होते हैं उन्हीं को न्यूक्लियन कहा जाता है। तो नाभिक में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। उन्हीं दोनों की संख्या का योगफल होता है हमारा द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या हमेशा ऊपर लिखा जाता है। यानी कि यहाँ पे 1s3 जो लिखा गया, जो 3 लिखा गया है, वो उसकी क्या है, द्रव्यमान संख्या है, वो है इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल। इन्हीं को न्यूक्लियन कहा जाता है। एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा 3.9 है, और हमारे पास कुल टोटल कितने न्यूक्लियन है, 3 न्यूक्लियन है। जब 3 न्यूक्लियन है तो इसी में 3 से हमको गुणा कर लेना है, यानी 3.9 में गुणा कर लेना है 3 से, हमें कुल ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। 9 3 27 के साथ हाथ से लगे 2, 3 3 9 2 11, 11.7 MeV मेगावाट। तो MeV सॉरी मेगावाट नहीं हो पाएगा ये, तो ठीक है, यहाँ पे पहला वाला विकल्प सही होगा। ठीक, अब अगले वाले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक रेडियो एक्टिव तत्व पदार्थ 60 वर्ष में अपने द्रव्यमान का 8वां भाग रह जाता है। 60 वर्ष में अपने द्रव्यमान का 8वां भाग रह जाता है, उसका अर्धायुकाल हमको ज्ञात करना है। उसका अर्धायुकाल क्या है, अब यहाँ पे देखिए ये 8वां भाग रह जाता है। पहले 1 ग्राम रहा होगा, एक अर्धायुकाल बाद वो 1/2 रह गया होगा, दूसरी अर्धायुकाल बाद 1/4 रहेगा उसका आधा, फिर तीसरी अर्धायुकाल बाद ये क्या हो जाएगा 8, 1/8 रह जाएगा। 8वां भाग कितने अर्धायुकाल बाद हुआ, 1 2 3, 3 अर्धायुकाल बराबर
आठवां भाग हो गया। टोटल समय कितना है 60 वर्ष। इसी 60 वर्ष को 3 बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाए, 3 बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाए तो उसका अर्धकाल हमको पता हो जाएगा। तो हम अगर 60 को 3 से भाग करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा 20 और हमको पता चल जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक रेडियोएक्टिव स्रोत का अर्धकाल 30 दिन है। 90 दिन के काल के अंदर परमाणुओं का अंश जो क्षय हो जाएगा यानी कि जो नष्ट हो जाएगा उसका परसेंटेज हमको बताना है। तो भैया 30 दिन टोटल अर्धायुकाल है, 90 दिन का टोटल टाइम बीत रहा है। अगर 30 से 90 को भाग करोगे 30 3 90 यानी कि 3 मिल जाएगा। ये अर्धायुकालों की संख्या हो जाएगी, अर्ध आयुकालों की संख्या। यानी कि अगर मान लीजिए 1 ग्राम पहले रहा होगा तो एक अर्धायुकाल बाद वो 1/2 हो जाएगा, दूसरे अर्धायुकाल बाद इसका आधा 1/4 हो जाएगा, तीसरे यानी लास्ट अर्धायुकाल के बाद ये क्या हो जाएगा 1/8 रह जाएगा। यानी पहले 1 था फिर 1/8 रह गया। इसका कितना हिस्सा निकल गया, कितना हिस्सा नष्ट हो गया वो निकालते हैं। तो पूरा 1 था उसमें से 1/8 को घटा देंगे तो 8 कम 8 माइनस 1 बराबर 7/8 जो मिलेगा, इतना हिस्सा हमारा नष्ट हो गया। इसी हिस्से को हमको परसेंटेज में बनाने के लिए हमको 100 से गुणा कर देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए 100 से गुणा। किसको गुणा करना चाहिए 7/8 हिस्सा जो बचा है इसी को हमको 100 से गुणा कर देना चाहिए। 4 से काटने पर 4 दूनी 8, 4 25 में 100, 25 सत्ते कितना होता है वो अपन गुणा करके 2 से भाग कर लेते हैं तो ज़्यादा जल्दी से काम खत्म हो जाएगा। हालांकि हम एक और तरीका अपना सकते हैं 5 से गुणा करने का, लेकिन वो जाने देते हैं, वो एक मजाकिया रह जाएगा। 25 सत्ते 7 25 35 के 5 हाथ से लगे 3, 7 दूनी 14 3 17, 175/2 हो रहा है। 2 से भाग करेंगे 2 6 12, 2 8 16, बच रहा है 1, 2 सत्ते 14, 27 दशमलव करके जा रहा है। कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है, पहला वाला विकल्प आपको सही दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो चुका है। अगले वाले बात की बात करेंगे। कह रहे हैं एक न्यूट्रॉन के विघटित होने से मिलता है, यानी जब एक न्यूट्रॉन टूटता है विघटित होता है तो उसमें से क्या निकलता है क्या मिलता है वो हमको बताना है सही तरीके से। तो एक न्यूट्रॉन के टूटने से देखिए 0n1 ये न्यूट्रॉन होता है। जब ये टूटता है या फिर विघटित होता है तो इसमें से एक बीटा कण निकलता है जो कि होता है -1e0 और एक प्रोटॉन निकलता है 1p1। तो यहाँ पे एक अल्फा कण ये निकला है, नहीं बीटा कण निकला है और एक प्रोटॉन निकला है, एक तो एक बीटा कण और एक प्रोटॉन। यहाँ पे कौन सा विकल्प सही है, पहला वाला विकल्प आपका सही हो रहा है, एक प्रोटॉन और एक बीटा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है परमाणु क्रमांक 6 वाले तत्व की बंधन ऊर्जा कितनी है, 120 MeV है। प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा 10 MeV है। तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी वो हमको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कुल बंधन ऊर्जा 120 दिया गया है, प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा 10 दिया गया है। 10 से अगर 120 को भाग करेंगे तो हमको मिल जाएगा 12। 12 क्या हो जाएगा उसका परमाणु भार हो जाएगा। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। परमाणु भार 12 है, अगर उसमें से प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा 6। यही होगा न्यूट्रॉनों की संख्या। कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है, चौथा विकल्प आपको सही दिखाई दे रहा है, चौथा विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं नाभिकीय संलयन नाभिकीय समीकरण Na1123 11 Na23 है और 1H1 है। अगर ये जुड़ रहा है, जुड़ करके 12 Mg24 बना रहा है तो 23 1 24 हो रहा है, 11 1 12 हो रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। तो रिक्त स्थान के स्थान पे क्या होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो भैया कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं कंप्लीट हैं, पूरी तरीके से कंप्लीट हैं। किस प्रकार से कंप्लीट है कि 11 1 12 11 और 1 मिलकर के 12 हो जा रहा है, 23 1 मिलकर के 24 हो रहा है। तो यहाँ पे चीज़ें कंप्लीट है, तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि 1H2 + 1H3 चेंज इंटू 2H4 प्लस ऊर्जा, ये किसका उदाहरण है। तो भैया यहाँ पे 2 हल्के नाभिक जोड़कर एक भारी नाभिक बना रहे हैं, इसको कहा जाता है नाभिकीय संलयन। क्या कहा जाता है इसको, नाभिकीय संलयन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2006 में आया हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि कहा गया है कि रेडियम यूरेनियम की अपेक्षा
रेडियो एक्टिव होता है, कितना एक्टिव होता है, रेडियम कितना ज़्यादा एक्टिव होता है? तो सही जवाब है 30 लाख गुना। कितना? 30 लाख गुना और ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है रेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि नाभिकीय ऊर्जा, नाभिक की जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किसकी वजह से होती है? न्यूट्रॉन के टूटने से, बीटा कण के टूटने से, इलेक्ट्रॉन के टूटने से, प्रोटॉन के टूटने से। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो नाभिक संलयन विखंडन में टूटते नहीं, नाभिक टूटता है। और नाभिक में कौन टूटता है? न्यूट्रॉन टूटता है। कौन सा? पहला वाला विकल्प सही है, न्यूट्रॉन टूटता है। ठीक है, न्यूट्रॉन टूटता है, सही जवाब है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कहा गया है कि नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम छड़ें, नियंत्रक छड़ें प्रयोग की जाती है, किसकी बनी होती है? नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती है? तो नियंत्रक छड़ें कैडमियम की बनी होती हैं। यूरेनियम क्या होता है? यूरेनियम उसमें आपका ईंधन के रूप में, नाभिकीय रिएक्टर यानी परमाणु ऊर्जा जब संयंत्र होता है उसमें यूरेनियम आपका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैडमियम छड़ें नियंत्रक छड़ों के रूप में, कैडमियम की जो छड़ें होती हैं नियंत्रक छड़ों के रूप में प्रयोग की जाती है। ग्रेफाइट की जो छड़ें होती है वो मंदक के रूप में, और भारी जल भी मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्लूटोनियम क्या है? ये भी ईंधन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ईंधन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। सब अलग अलग जगह पे इनका अलग अलग प्रकार से यूज़ होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहे हैं 2 दिन अर्धायुकाल वाला, अर्धायुकाल कितने हैं? 2 दिन वाला 16 ग्राम का रेडियो एक्टिव पदार्थ 32 दिन बाद परखा जाता है। 32 दिन बाद देखा जाता है तो पदार्थ की कितनी मात्रा शेष रह जाएगी, ये हमको बताना है। तो 2 दिन उसका अर्धायुकाल है, 32 दिन टोटल बिताने हैं। 2 से अगर 32 को भाग कर दिया जाए तो 16 दूनी ये 32 होता है, यानी कि हमको क्या मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा। 16 क्या हो जाएगा? अर्ध आयुकालों की संख्या हो जाएगी। अब हमको बताना है कि पदार्थ की कितनी मात्रा शेष बचेगी। अब ऐसी स्थिति में अगर 1 ग्राम, देखिए 16 ग्राम है, एक अर्धायुकाल बाद निकालेंगे तो 16 का आधा हो जाएगा, कितना? 8 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ऐसे करते करते हम कैलकुलेट तो कर सकते हैं बट बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फार्मूला ले लेते हैं कि m बराबर होता है m0 गुणित 1/2 की घाते जितना भी अर्धायुकालों की संख्या निकली है। तो m0 का मतलब हो गया ये 16 ग्राम, और 1/2 की घाते n का मानना हो गया कि कितना अर्धायुकाल पे था। 2 से 32 को भाग दिया तो 16 दूनी 32 यानी कि 16 मिल जाता है। और इसको जब हल करेंगे तब क्या मिलेगा? यानी यहाँ पे 16 तो है, गुणते 1/2 की घाते हम यहाँ पे 16 रखने वाले हैं, यानी कि 2 को लिखने वाला है कितनी बार? 16 बार। और यहाँ पे मेरा हालत ख़राब हो रहा है क्योंकि ऐसे चीज़ों को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे अथाह रूप से दे दिया गया है, बहुत ज़्यादा ही दे दिया गया है। तो ये सिंपली ऐसे सॉल्व नहीं होने वाला है। 2 को यहाँ पे आप कितनी बार रख रहे हैं घात के रूप में, वो आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पे रखना है उसको 16 बार, यानी 2 की घाते 16 लगा रहे हैं। ये जो 16 है ये है 2 की घाते 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी 2 की घाते हैं 4। अब जब यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा तो 16 ऊपर जाके माइनस करेगा, 2 की घाते 4 में से जब 16 घटाएंगे तो 2 की घाते माइनस कितना बच जाएगा? 12। और -12 जो बचाएगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है चौथा वाला, इसके बराबर भी ये नहीं आ पा रहा है, उससे भी कम जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में थोड़ी सी खराबी, थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी कमी हम मानते हैं, और यहाँ पे चौथा विकल्प मान लेते हैं कि सही हो जाएगा एक बार को, लेकिन वो पूरी तरीके से सही नहीं कर पाएगा इसको, बट जाने देते हैं, बात को बढ़ाते नहीं हैं। आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा, गुणा भाग ही करना है, बट वो मेरे बस का नहीं है इतना ज़्यादा लंबा करना। बट चौथा विकल्प अगर वो एग्ज़ाम में आता है तो हम देख पा रहे हैं कि बाकी सारे विकल्प इसके नज़दीक भी नहीं आ रहे। 1 ग्राम तो हमने बड़े आराम से पकड़ लिया। 1 मिलीग्राम जो दे रहा है, 1 ग्राम हमने पा लिया था 4 अर्धायुकाल बाद। 1 मिलीग्राम एग्जैक्ट 1 मिलीग्राम तक आप तो पहुंच नहीं पाएंगे, इतना 3.2 ग्राम तो तक बचेगा नहीं, इतना ग्राम ही बच सकता है, चौथा विकल्प ही बच सकता है, क्योंकि ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सी किरण धनावेशित होती है? जो भी किरण ऋण की ओर मुड़ जाती है वही धनावेशित होती है। तो ये काम करते हैं अल्फा किरणें। तो अल्फा किरणें क्या होती हैं? आपकी धनावेशित होती हैं।
और रेडियो एक्टिव तत्व से उत्सर्जित होता है। तो अल्फा बीटा तो गामा तीनों निकलते हैं, तो चौथा वाला विकल्प कहेंगे ये सभी। तो इसमें पूछा गया है कौन सा कण अस्थाई है, इनमें से कौन सा कण अस्थाई है, कौन टूट जाता है। तो नाभिकीय विखंडन में आपका न्यूट्रॉन टूट जाता है, यही नहीं बचता है, तो यही अस्थाई है। हालांकि पॉजिट्रॉन वगैरह होते तो उस पर हम निशान लगाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कौन टूटता है, न्यूट्रॉन टूटता है। अगला वाला क्वेश्चन है कि कहा गया है कि Na1124 दिखाई दे रहा है, परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भर 24 से एक बीटा कण उत्सर्जित होता है। बीटा कण निकलने का मतलब होता है उसके परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि। ये 11 से हो जाएगा 12, परमाणु क्रमांक 12। तो होने पर कौन सा तत्व प्राप्त होगा, तो सोडियम के बाद कौन आता है, मैग्नीशियम। परमाणु क्रमांक 12 वाला कौन सा है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम आपका Mg, ठीक है, Mg, ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कहा जा रहा है कि परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पेट्रोलियम तो बिल्कुल नहीं किया जाता है, थोरियम यहाँ पे नहीं प्रयोग किया जा रहा है, रेडियम प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। रेडियम प्रयोग किया जा सकता है, यूरेनियम भी प्रयोग किया जा सकता है, रेडियम से ज़्यादा उपयोगी होता है यूरेनियम। थोरियम का प्रयोग किया जाता है बम वगैरह में, परमाणु परीक्षण में जब किया जाता है, तो यूरेनियम यहाँ पे ज़्यादा सही जवाब है, ठीक है। यूरेनियम को, यूरेनियम 235, यूरेनियम U-235, इसको प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अल्फा कण के समतुल्य कौन होता है। तो अल्फा कण के बराबर कौन होता है, अल्फा कण के बराबर होता है हीलियम 4 नीचे 2। तो यहाँ पे चौथा विकल्प आपका सही है, हीलियम के बराबर होता है। ऐसे ही बीटा कण के बारे में बात करें तो बीटा कण किसके बराबर होता है, बीटा कण एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। बीटा कण क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन के समतुल्य होता है। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कहा गया है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित किरणें ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है। ऋणावेशित प्लेट की ओर कौन सी किरणें मुड़ती हैं भैया, तो अल्फा किरणें वो मुड़ते हैं, क्योंकि ये धनावेशित होते हैं तो ऋणावेशित पेड़ की ओर मुड़ेंगे ही, तो अल्फा किरणें मुड़ जाती हैं। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, तो किसके जरिए सूर्य की विकिरण ऊर्जा प्राप्त होती है, तो नाभिकीय संलयन का सही जवाब है। सूर्य की जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन के कारण प्राप्त होती है। अगला बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परमाणु बम किस पर आधारित होता है। तो परमाणु बम हल्का है और मतलब भारी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन हाइड्रोजन बम से हल्का है। ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। इससे 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम का प्रयोग अभी नहीं किया गया है और परमाणु बम का प्रयोग कई जगहों पर किया गया है और इसका परीक्षण भी किया जाता रहता है। तो ये सही जवाब होगा। परमाणु बम किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम किस पे है, नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है, कहा गया है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का आयुकाल 8 दिन है, 32 दिन के पश्चात 6 ग्राम मात्रा बची रह जाती, प्रारंभिक मात्रा कितनी रही होगी, ये हमको बताना है। तो 8 दिन अर्धायुकाल है 32, 8 3 24, 8 चौक 32, 4 अर्धायुकाल बीत चुके हैं, 4 अर्धायुकाल बीत चुके हैं। तो 6 ग्राम अब बचा है, तो पहले कितना था, तो भैया 6 ग्राम से पहले रहा होगा 12 ग्राम, ठीक है, 12 से रहा होगा 24, ठीक है, 24 से रहा होगा 48। अभी हमने 3 ही जंप लगा है, 3 अर्धायुकाल बीता है। चौथे अर्धकाल में अब चलते हैं, 8 दूनी 16 का 6 होगा, 48 दूनी 96 हो रहा है, तो कितना रहा होगा 96। चौथा वाला विकल्प आपका सही हो जाता है, तो 96 ग्राम पहले रहा होगा। तो इस प्रकार यह पूरा प्रश्न समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।